चलो अब आ जाओ कि मैं एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि भाई ये जो हमने ड्रग्स देखी है ना, ये सारी ड्रग्स जितनी अभी हम ड्रग्स देखी हैं, ये एक्शन क्या देंगे? ये एक्शन देंगी मतलब कि आपकी कोलिनर्जिक कैटेगरी या कोलिनर्जिक ड्रग्स का जो एक्शन आएगा, देखो सबका एक एक्शन नहीं हो, सबके सब एक्शन नहीं हो सकते सारी ड्रग्स के, तो एक्शन क्या आएंगे वो बता रहा हूं मैं, पूरी कैटेगरी के बता रहा हूं मैं। याद रखना ट्रिक क्या है, स्लग बैम। ठीक है, ट्रिक क्या है? स्लग बैम, SLUG और बैम BAM, पूरी कैटेगरी के एक्शन बता दिए मैंने। देखो ऐसे याद रखना, आपका सलाइवा सिक्रेशन। बताओ मुझे, अगर कोई बंदा रेस्टिंग कंडीशन में है या उसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है तो उसका सलाइवा का सिक्रेशन बढ़ेगा या कम होगा? बोलो। उसका सलाइवा का सिक्रेशन बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? सर क्योंकि सिक्रीशन बढ़ जाते हैं ना, ACH बढ़ जाता है तो। ठीक है, ठीक है, आपके सलाइवा का सिक्रेशन बढ़ने वाला है कोलिनर्जिक ड्रग से, राइट? ठीक है। दूसरा सलाइवा सिक्रेशन, पहला लिख लेना इंक्रीज। दूसरा स्वेटिंग, ऐसे याद रखना स्वेटिंग, तो स्वेटिंग बढ़ेगी या कम होगी? बोलो। स्वेटिंग, भाई अगर किसी का पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ओवर एक्टिवेट हो गया, मतलब उसका बीपी कम होता जा रहा है, तो उसको स्वेटिंग होगी या नहीं होगी? देखो दोनों केस में स्वेटिंग बढ़ती है। अगर बीपी आपका कम हो रहा है, मतलब पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में, दोनों में स्वेटिंग होती है। ठीक है। एल से क्या याद रखोगे? फंक्शन बता रहा हूँ मोटे मोटे कि पूरे ऑल ओवर पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स के या कोलिनर्जिक ड्रग्स के एक्शन क्या आते हैं। एल से याद रखना लैक्रिमल सिक्रेशन। क्या होता है लैक्रिमल? लैक्रिमल बताओ, व्हाट इज लैक्रिमल सिक्रेशन? टीयर्स। हाँ, लैक्रिमल सिक्रेशन होता है टीयर सिक्रेशन। टीयर्स मतलब कि आंखों से जो आंसू निकलते हैं, तो वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट होने से इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बोलो। इंक्रीज होगा सर। क्योंकि जब आप रात को सोते हो तो आपने ध्यान दिया है सुबह आपकी आंखों में लैक्रिमल सिक्रेशन की वजह से वो थोड़ा डस्ट पार्टिकल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो टीयर सिक्रेशन या सलाइवा सिक्रेशन ये सब क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। यू से क्या हो सकता है? यूरिनेशन। यूरिनेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? किस प्रोसेस से होती है यूरिनेशन? मिचुरेशन। मिचुरेशन, लेकिन हमारी ट्रिक में यूरिनेशन है तो यूरिनेशन याद, मतलब यू है स्लग में, तो यूरिनेशन से याद रखना। यूरिनेशन बढ़ती है या कम होती है? बढ़ती है। बढ़ती है। ठीक है। या फिर यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन, यू से एक वर्ड और याद रखना, फंक्शन याद रखना, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन। तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी या कम होगी? बताओ। बोलो, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी या कम होगी? ये भी बढ़ेगी। स्मूथ मसल्स सारी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, स्मूथ मसल्स कहाँ पढ़ी है हमने? बोलो, स्मूथ मसल्स कहाँ कहाँ होती हैं? सर लंग्स पे होती है,
GIT, यूट्रस, लंग्स, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, राइट, ब्लैडर। जितनी आपकी स्मूथ विसरल मसल्स है ना, विसरल मतलब स्मूथ मसल्स होती हैं, वहां पे आपकी स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। आपका यूरेटर, तो याद रखना है यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती है किसमें, जब कोलिनर्जिक ड्रग्स हम देते हैं। उसके बाद जी से क्या याद रखोगे, GIT। GIT में क्या होता है, GIT में पैरिस्टालिस मूवमेंट होती है, राइट। GIT के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पैरिस्टालिसिस, स्पेलिंग देख लेना, पैरिस्टालिसिस मूवमेंट। तो ये इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। और अगर ज्यादा इंक्रीज हो गई तो सर फिर डायरिया हो जाएगा। डायरिया। और GIT में याद रखना एंजाइम सिक्रीशन, एंजाइम सिक्रीशंस, ये भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। भाई अगर देखो रेस्टिंग कंडीशन में हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। अगर हम खाना खा के भागेंगे, जब भी तो मना करते हैं कि खाना खा के एक्सरसाइज इंस्टेंट नहीं करनी चाहिए, आधे घंटे का ब्रेक दो फिर करो। अगर आप इंस्टेंट करोगे वो तो डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स या डाइजेशन जूसेस जो भी रिलीज होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस वो रिलीज नहीं होते, जिसके वजह से आपको वॉमिटिंग जैसा फील भी होता है अगर आप इंस्टेंट एक्सरसाइज करोगे तो पहले अपने खाने को डाइजेस्ट होने दो। आप देखो ये एंजाइम सिक्रीशन या फिर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीशन सब इंक्रीज होती हैं, ठीक है। कौन कौन से जूस आ गए इसमें, HCl, पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस, ठीक है। आपके एंजाइम्स हो गए, पैप्सिन, आपके बाकी जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, राइट, ये सारे के सारे बढ़ते हैं, तो मतलब डाइजेशन अच्छी होती है। कुल मिला के मैं लिख रहा हूँ यहाँ डाइजेशन इम्प्रूव, डाइजेशन अच्छी होती है व्हेन यू आर इन रेस्टिंग कंडीशन। क्लियर। देखो ये स्लग वाले कुल मिला के बात है, जो स्लग वाला लिखा है ना मैंने, ये सब बढ़ेगा और बैम वाला कम होगा। इसलिए ये ट्रिक ऐसे है कि स्लग वाला बढ़ेगा और बैम वाला कम होगा। तो बी से याद रखना ब्रोंकस। ब्रोंकस में क्या होगा, डायलेशन होगा या कॉन्ट्रिक्शन होगा। ब्रोंकस होती कहाँ पे है, लंग्स में होती है। तो लंग्स में क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा या डायलेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। स्पेलिंग सही है ब्रोंकस की, BRONCHOUS, ठीक है। ब्रोंकस या सिंपल लिख लो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, BRONCHO कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है। देखो जब आप रात को सोते हो तो आपकी ब्रोंकस कॉन्स्ट्रिक्ट रहती हैं, क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी रेस्ट पे है, और आपकी बॉडी रेस्ट पे है तो आपकी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो सब रेस्ट पे हैं, और सब रेस्ट पे हैं तो वो काम नहीं कर रहे, और काम नहीं कर रहे तो उनको एनर्जी की नीड नहीं है, और एनर्जी की नीड नहीं है तो ऑक्सीजन की नीड नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपकी एनर्जी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज से, राइट। और ऑक्सीजन की नीड नहीं है तो आपके लंग्स कम काम करेंगे, और कम काम करेंगे तो ब्रीथिंग रेट कम होगी, और ब्रीथिंग रेट कम होगी तो आपकी ब्रोंकस कॉन्स्ट्रिक्ट रहेगी। समझ आया। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं, तो आपके सेल के बॉडी के जितने सेल्स हैं वो वर्किंग कंडीशन में, चाहे आप मान लो एक्सरसाइज कर रहे हो तो मसल्स वर्क कर रहे हैं, तो मसल्स के जो सेल्स हैं उनको एटीपी ज्यादा चाहिए। एटीपी बनेगी किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है। ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है तो आप ब्रीथिंग फास्ट लो करोगे तो ब्रोंकस डायलेट हो जाता है, राइट है। क्लियर। तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है कोलिनर्जिक ड्रग से। आप किस पेशेंट को नहीं दोगे कोलिनर्जिक ड्रग्स, बताओ कौन से पेशेंट्स को आप ब्रोंको ब्रेडिकार्डिया होगा।
टैडीकार्डिया तो हार्ट वाला हो गया ना, ब्रेडिकार्डिया तो होगा ब्रोंको और कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद। अस्थमा के पेशेंट को, हाँ अस्थमा वाले को। हाँ, तो याद रखना कोलिनर्जिक ड्रग्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन अस्थमेटिक पेशेंट। अगर आपने अस्थमेटिक पेशेंट को ये दे दिए कोलिनर्जिक ड्रग्स दे दिए, भाई उसकी ब्रोंकस में पहले से इतना म्यूकस है ना, और आपने वो ड्रग्स दे दिए कोलिनर्जिक ड्रग्स, अब उसकी ब्रोंकस और ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, और अगर और ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई तो उसको अटैक आ जाएगा। उसको अस्थमा का अटैक होता ही क्या है, अस्थमा का अटैक यही तो होता है कि पेशेंट प्रॉपर्ली ब्रीथ नहीं कर पाता। अब देखो रात को सबसे ज्यादा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, इसलिए जो अस्थमा के अटैक आते हैं ना, पेशेंट आपने देखे होंगे जिनको अस्थमा हो रखा है, उनको जो खांसी आती है या ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है, अस्थमा का अटैक आता है, वो रात को आता है 3 बजे 4 बजे सुबह के टाइम पे 5 बजे। समझ आया? इसलिए वो अपने साथ में पंप लेके सोते हैं, ब्रोंको डायलेटर्स लेके सोते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन अस्थमेटिक पेशेंट। चलो मैं आगे लिखवा दूंगा ये सारी चीज, पर अभी ध्यान रखना किसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, अस्थमेटिक पेशेंट में। और बी से एक वर्ड और याद रखना, बी से ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा। ब्रेडिकार्डिया मतलब क्या होता है? हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है। हाँ, ये बताता ही आ रहा हूं मैं कि आपकी वेगस नर्व स्टिमुलेट हुई, मतलब कि पैरासिम्पैथेटिक एक्शन आया, एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ा, और एसिटाइलकोलिन कहाँ पे बाइंड कर गया, कहाँ पे बाइंड करेगा एसिटाइलकोलिन? आपके M2 रिसेप्टर पे। ठीक है, M2 रिसेप्टर आपके हार्ट पे होते हैं, राइट? क्लियर ना? हाँ, M2 रिसेप्टर होते हैं। पहले पेट पर खाओ फिर दिल लगाओ, बाकी सारे काम बाद में। ठीक है, अभी मैं कराता हूं। तो आपके M2 रिसेप्टर दोनों जगह हैं, प्री साइनेप्टिक भी और पोस्ट साइनेप्टिक भी। पोस्ट साइनेप्टिक आपके हार्ट पे होते हैं, राइट? और वहां पे ब्रेडिकार्डिया होगा। जब वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है तो हार्ट रेट डिक्रीज होती है और आपकी जीआईटी की मोर्टेलिटी बढ़ती है। फर्स्ट क्लास में बताया था। तो हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी। देखो ये सारी डिक्रीज होने हैं, कुल मिला के बात ये है, BAM वाले डिक्रीज होते हैं। ए से क्या हो जाएगा? ए से क्या याद रखना है आपको? एब्डोमिनल क्रैम्प, एब्डोमिनल मसल कॉन्स्ट्रिक्शन। देखो जीआईटी में जब पेरिस्टालिसिस मूवमेंट बढ़ती है ना, मतलब किसी को डायरिया हो गया, भाई डायरिया होता है तो आपकी जीआईटी की मूवमेंट बढ़ गई, और जीआईटी की मूवमेंट बढ़ेगी मतलब कि एब्डोमिनल की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स ज्यादा होंगी, राइट? कॉन्स्ट्रिक्शन ज्यादा होगी, तो आपको मसल क्रैम्प आ जाएंगे, और फिर क्या होगा? पेन होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल स्पाज्म। किसके वजह से हो रहा है? जो मसल्स बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही हैं, उसके वजह से क्या हो रहा है? मसल स्पाज्म हो रहा है। ठीक है, समझ आया? कॉन्ट्रैक्ट मतलब कम हो गया, डायलेट मतलब बढ़ जाना। इससे क्या होगा? आपका मसल स्पाज्म, एब्डोमिनल स्पाज्म, नोट मसल, मसल स्पाज्म नहीं है, एब्डोमिनल। और M से क्या हो गया? आईज पे कौन सा एक्शन आएगा? आईज पे कौन सा एक्शन आएगा? सर में पीपल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। क्या बोलते हैं उसको? उस एक्शन को क्या बोलते हैं? मायोटिक बोलते हैं। हाँ, मायोटिक इफेक्ट, मतलब कि कॉन्स्ट्रिक्शन। देखो यहाँ सब कॉन्स्ट्रिक्शन वाला है। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब कम हो जाना। एब्डोमिनल मसल कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई मतलब कम हो गई। ब्रेडिकार्डिया, कार्डिया मतलब हार्ट रेट कम हो गई। मायोटिक इफेक्ट मतलब कि पिपुलो कॉन्स्ट्रिक्शन, पिपिल होती है ना इसमें, वहां पे पिपिल जो होती है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। सो यहाँ पे आपको बैम से याद रखना है, सब कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, और इसको ये यूजफुल है। ठीक है, मायोटिक इफेक्ट हमें चाहिए फॉर ग्लूकोमा पेशेंट, इसलिए हम ये कोलिनर्जिक ड्रग्स यूज करते हैं। कहाँ पे?
ग्लूकोमा में अभी मैंने बताया था इथोथायोफेट, आपका पिलोकार्पिन, ये ग्लूकोमा में यूज होते हैं। याद रखना एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स नहीं देंगे हम भूल के भी ग्लूकोमा में। ये कोलिनर्जिक है जो अभी पढ़े हमने। अभी जो दूसरी कैटेगरी आएगी वो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, उनको कभी भी नहीं दोगे ग्लूकोमा में। और इनको कभी भी नहीं दोगे किसमें, हार्ट रेट जिसकी कम है उसमें नहीं दोगे। ठीक है भाई, जिसकी पहले से हार्ट रेट कम है, जिसका पहले से बीपी लो रहता है, उसको कभी भी कोलिनर्जिक ड्रग्स नहीं दोगे। जिनको अस्थमा है उनको कभी भी कोलिनर्जिक ड्रग्स नहीं दोगे। जिनको पहले से डायरिया हो रखा है, जिनकी पहले से पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हाई है, उसको कभी भी आप कोलिनर्जिक ड्रग्स नहीं दोगे। जिनको ग्लूकोमा है उनको दोगे। ठीक है, जिनकी पहले से ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको मसल मतलब यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब कि प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर डिलीवरी टाइम आने वाला है तो उस टाइम पे हम नहीं देते ऐसी ड्रग्स, या फिर ऐसी ड्रग देंगे जिसका एक्शन ना हो यूट्रस पे, राइट, क्योंकि यूट्रस पे M3 रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब वो ड्रग M3 एगोनिस्ट नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुआ, राइट। कहाँ पे कौन सी ड्रग्स देते हैं वो आप जब तक आपको नहीं पता चलेगा मेन जो कॉन्सेप्ट है तब तक आप नहीं बता सकते। अब देखो मेरे को ये सब रटना थोड़ी ना पड़ा, मुझे पता है तो भाई मैंने बता दिया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये ड्रग्स देंगे तो ये एक्शन और बढ़ जाएगा, और ये एक्शन कहाँ हम नहीं चाहते कि ये बढ़े, यही कंसेप्ट होते हैं। तो मायोटिक इफेक्ट हम चाहते हैं, वी यूज्ड दीज ड्रग्स फॉर ग्लूकोमा पेशेंट। हम ग्लूकोमा पेशेंट में मायोटिक पीपुलर कॉन्स्ट्रिक्ट कराते हैं, जिससे इससे क्या होता है, आपका जो कौन सा फ्लूइड बोलते हैं उसको, आप ग्लूकोमा में जो फ्लूइड होता है, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, कौन सा फ्लूइड होता है वो, सर विट्रस ह्यूमर, ना एक्वोसोमर है। एक्वोसोमर, ठीक है। फ्लूइड कौन सा होता है, एक्वोसोमर, उसका प्रेशर ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम उस प्रेशर को कम करने के लिए पीपुलो कॉन्स्ट्रिक्ट कराते हैं। ठीक है, वो हम ग्लूकोमा जब करेंगे उसमें बताऊंगा मैं। तो हम वहां पे प्रेशर कम कर रहे हैं कुल मिला के, इंटरनल प्रेशर इन आई, राइट। सो यूज्ड इन या यूज्ड फॉर ग्लूकोमा पेशेंट। ये क्लियर हुआ, ये मैंने बताया ओवरव्यू। अब आ जाओ स्पेसिफिक कि कौन सा रिसेप्टर कौन से ऑर्गन पे प्रेजेंट है और क्या एक्शन आता है। इसके लिए मैं एक टेबल शो कर रहा हूं, क्योंकि मैं बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। और कौन सा एगोनिस्ट है, कौन सा एंटागोनिस्ट है, राइट। एक सेकंड रुको, ये देखो विजिबल है स्क्रीन पे, बोलो। यस सर। देखो याद रखना, M1 से लेके M5 तक हम रिसेप्टर पढ़ते हैं। M1 से लेके M5 तक सारे के सारे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में। ब्रेन में सारे रिसेप्टर हैं, M1, M2, M3, M4, M5, ठीक है। लेकिन हम पढ़ेंगे सिर्फ M1, 2 और 3, क्योंकि M4 और M5 अभी भी अंडर रिसर्च है, उन पे इतनी स्टडीज नहीं हुई है अभी, ठीक है, काम जारी है। तो M1, 2, 3 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। M3, 4 और 5 से इतने क्वेश्चन नहीं आते, बस ये पॉइंट याद रखना, वो भी ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो M1 सब ब्रेन में है, ब्रेन को छोड़ दो, वो कॉमन है, राइट। M1 रिसेप्टर GITs में ज्यादा होते हैं, मतलब GIT पार्ट में होते हैं। M2 रिसेप्टर हार्ट में होते हैं, और M3 रिसेप्टर बाकी सारी जगह होते हैं। इसलिए मैंने वो ट्रिक बताई थी आपको, पहले पेट भर खाओ, फिर दिल लगाओ, और बाकी सारे काम बाद में। तो इनके लिए ट्रिक लिख लेना, ठीक है। मस्कारेनिक रिसेप्टर्स, लोकेशन एंड देयर फंक्शन। टॉपिक क्या है, मस्कारेनिक रिसेप्टर्स, लोकेशन एंड देयर फंक्शंस। और ये फंक्शन कब करेंगे, जब एसिटाइलकोलिन इन पे बाइंड होगा,
क्लियर हुआ? जब एसिटाइल कोलिन इन रिसेप्टर्स पे बाइंड होगा तब फंक्शन आएगा, तब एक्शन आएगा, राइट? ठीक है। सो M1 पहले दिल लगाओ, वो पहले पेट पर खाओ, फिर दिल लगाओ, बाकी सारे काम बाद में, राइट? ये लिख लेना ट्रिक खुद से। अब देखो, तुम्हें याद रखना है कि जो M1 रिसेप्टर होगा ये एक्साइटेटरी, अच्छा एक पॉइंट और कि M1 से लेके M5 तक सारे के सारे G प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं। सारे के सारे कौन से होते हैं? G प्रोटीन कपल रिसेप्टर, GPCR, या हम इसको सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी बोलते हैं, या हम इनको 7 पास मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी बोलते हैं। नाम है GPCR के, 7 पास मेम्ब्रेन रिसेप्टर या 7 मेम्ब्रेन रिसेप्टर, राइट? या फिर सर्पेंटाइन रिसेप्टर, ठीक है? 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर या 7 पास ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर या सर्पेंटाइन रिसेप्टर। तो ऐसे कोई भी आपको वर्ड आ जाए, सर्पेंटाइन रिसेप्टर, आपको याद रखना है किसकी बात हो रही है? GPCR की बात हो रही है। तो सारे के सारे GPCR रिसेप्टर हैं। आपका M1 जो है वो एक्साइटेटरी नेचर का होता है, एक्साइटेटरी नेचर का, राइट? जो आपका M2 है ये इनिबिटरी नेचर का होता है, इनिबिटरी नेचर। और जो M3 है ये भी एक्साइटेटरी नेचर का होता है। मतलब कि जब एसिटाइल कोलिन इन रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो एक्साइटेटरी एक्शन आएगा, यहाँ पे इनिबिटरी आएगा, यहाँ पे एक्साइटेटरी आएगा। समझ आया? बोलो। ठीक है, आगे चलूं? आदित्य? यस सर। अच्छा एक पॉइंट और, जितने भी ओड हैं, ये पॉइंट लिखो, जितने भी ओड हैं, देखो ओड कौन से हैं? 1, 3 और 5, M5 भी होगा। ओड वाले एक्साइटेटरी नेचर के होते हैं, ठीक है? ओड वाले एक्साइटेटरी नेचर के होते हैं, राइट? एग्जाम्पल M1, M3 और M5। और जितने इवन हैं, मतलब कि M2 और M4, ये इनिबिटरी नेचर के हैं, ठीक है? ऐसे याद रखो, इनिबिटरी नेचर के हैं, इनिबिटरी रिसेप्टर्स हैं, राइट? 2 और 4, ठीक है? सारे के सारे ब्रेन में है, CNS में सब, ये भी CNS में है, ये भी CNS में, ये भी है। CNS में तीनों रिसेप्टर्स हैं, लेकिन काम अलग अलग है। अभी मैं बात करूंगा कुछ काम की। ये GIT में है, ठीक है? वहां पे क्या कराते हैं? पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कराएंगे तो एक्साइटेटरी इफेक्ट आएगा। आपका एंजाइम की सिक्रीशन कराएंगे, गैस्ट्रिक जूसेस की सिक्रीशन कराएंगे तो एक्साइटेटरी इफेक्ट आएगा, मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड पे भी वर्क करेंगे, ठीक है? और ये वाले आपके हार्ट में होते हैं, मतलब वहां पे जितनी भी एक्टिविटीज है, इनिबिटरी है ना, उस वहां पे जितनी भी एक्टिविटीज है वो सब क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। और हाँ, ये वहां पे भी तो होते हैं प्री साइनेप्टिक नर्व पे, प्री साइनेप्टिक नर्व पे या प्री साइनेप्टिकली भी प्रेजेंट होते हैं M2 रिसेप्टर। देखा था ना अभी, प्री साइनेप्टिक SYNAPTIC नर्व एंडिंग पे, ठीक है? या फिर कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग बोल लो या प्री साइनेप्टिकली बोल लो, ठीक है? यहाँ पे क्या आएगा? इनिबिटरी एक्शन आएगा। भाई अगर वहां पे एसिटाइल कोलिन वापस उल्टा घूम के बाइंड कर गया तो इनिबिटरी एक्शन ही तो आ रहा है, क्योंकि एसिटाइल कोलिन बाइंड नहीं कर पा रहा मस्करिनिक और निकोटीन रिसेप्टर पे। क्लियर हुआ? अगर एसिटाइल कोलिन प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर पे बाइंड हो रहा है, इसका मतलब कि वो आगे बाइंड नहीं कर पा रहा पोस्ट साइनेप्टिक पे, तो इनिबिटरी एक्शन आ गया। आदित्य, दिव्यांशी, समझ आया ये पॉइंट? यस सर। यस सर। M2 एगोनिस्ट दे दूं ना, अगर मैं M2 एगोनिस्ट दे दूं
यहाँ पे M2 रिसेप्टर हार्ट पे भी है। अगर मैं M2 एगोनिस्ट दे दूं तो आपका जो एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है ना, वो सारा यहाँ भाग जाएगा, और यहाँ भाग जाएगा तो यहाँ पे बाइंड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। और नहीं हो पाएगा तो मस्कैरिनिक के सारे रिसेप्टर पे इनहिबिटरी रिएक्शन ही तो आएगा, या निकोटिनिक के सारे रिसेप्टर पे इनहिबिटरी रिएक्शन ही तो आएगा। क्लियर हुआ? लेकिन याद रखना, जो प्री साइनेप्टिक है ना, वहीं पे इनहिबिटरी रिएक्शन आएगा। ठीक है, प्री साइनेप्टिक के वजह से ही इनहिबिटरी रिएक्शन आ रहा है। और अगर ये M2 रिसेप्टर पोस्ट साइनेप्टिकली हार्ट पे बाइंड हुआ, वहां पे भी इनहिबिटरी आएगा। राइट, यहाँ पे भी इनहिबिटरी आएगा, क्योंकि हार्ट की सारी एक्टिविटीज डिक्रीज होंगी। अभी बताता हूँ, बात करता हूँ कौन कौन सी एक्टिविटीज है। AV नोड, SA नोड, कंडक्शन, वेलोसिटी, जितनी भी होती हैं सब कम हो जाती है। फिर M3 रिसेप्टर बाकी सारी जगह, कहाँ कहाँ? आईज, ब्रोंकस, ठीक है, जो हमने स्लग बैम पढ़ा ना, ये सारी यही चीजें हैं, बस कुछ नहीं है। ब्रोंकस या ब्रोंकाई, आपके ग्लैंड्स पे, एक्सोक्राइन ग्लैंड, आपके स्मूथ मसल्स, राइट, विसरल स्मूथ मसल्स, आपकी यूरिनरी ब्लैडर, वही हो गई स्मूथ मसल्स ही हो गई, यूरिनरी ब्लैडर हो गई, वेस्कुलर एंडोथेलियम हो गया, वेस्कुलर एंडोथेलियम हो गया, आपका GIT विसरा हो गया। मतलब विसरा का विसरल मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स जो होती हैं, वो सॉफ्ट मसल्स जो होती हैं, सॉफ्ट ऑर्गन्स। ठीक है, लंग्स हो ही गया, ब्रोंकाई, तो ये सारी जगह आपके M3 रिसेप्टर होते हैं, काम वही होना है। अब देखो वो फोटो देख लो, ट्रिक क्या याद रखोगे? पहले पेट भर खाओ, फिर दिल लगाओ, बाकी सारे काम बाद में। ठीक है, अब वो आ जाओ फोटो पे। देखो M1 रिसेप्टर अगर CNS में है तो ये लर्निंग, मेमोरी और मोटर कंट्रोल फंक्शन करता है। ठीक है, मोटर को फंक्शनिंग, मतलब मोटर फंक्शन में रोल प्ले करता है, लर्निंग में और मेमोरी में। कैसे? देखो पहले मेरे को ये बताओ, आपके ब्रेन में कौन सा ऑर्गन है, कौन सा पार्ट है जो मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेरिब्रम। मेमोरी के लिए हिप्पोकैम्पस। मेमोरी के लिए आपका हिप्पोकैम्पस रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, देखो M1 रिसेप्टर, देखो इतना डेप्थ में जाना नहीं है, पर मैं एक तो मैं दे रहा हूँ ओवरव्यू, क्योंकि ये ड्रग्स फिर आप वहां पे यूज करोगे ना एंटी अल्जाइमर में। भाई अल्जाइमर में आपका हिप्पोकैम्पस ही तो टारगेट होता है, वहां पे एसिटाइलकोलिन का लेवल कम हो जाता है। देखो M1 रिसेप्टर आपके, मैंने अभी क्या बात की हमने, CNS में है, राइट? तो CNS में जो आपका हिप्पोकैम्पस पार्ट है, हिप्पोकैम्पस है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मेमोरी, राइट? कोई ज्वाइन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी एंड लर्निंग ऑल्सो, याद रखना, राइट? अब देखो क्या हुआ, अगर यहाँ पे एसिटाइलकोलिन का लेवल कम हो जाए ना, इफ लेवल ऑफ एसिटाइलकोलिन डिक्रीजेस इन हिप्पोकैम्पस, तो पेशेंट को क्या हो जाएगा बताओ? इफ एसिटाइलकोलिन लेवल डिक्रीजेस इन हिप्पोकैम्पस, अल्जाइमर। हाँ अल्जाइमर। और क्या बोलते हैं अल्जाइमर को? पता नहीं सर। डिमेंशिया, लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, डिमेंशिया भी बोलते हैं। तो पेशेंट को क्या हो जाएगा? इट कॉजेज,
तो एसिटाइल कोलिन का लेवल हमें बढ़ाना है ना, कहाँ पे, हिप्पोकैम्पस में, और हिप्पोकैम्पस में रिसेप्टर कौन सा है, M1 रिसेप्टर। तो एसिटाइल कोलिन अगर बाइंड होगा तो उससे मेमोरी और ब्लडिंग शार्प होती है। तो इसलिए हम अल्जाइमर में, आप देखो कैटेगरी उठा के देखना CNS की, एंटी अल्जाइमर ड्रग्स में हम M1 एगोनिस्ट यूज करते हैं। समझ आया? मैं यही चीज अब तुमको समझाऊंगा कि ANS का हर एक चैप्टर में रोल है। आप इसमें GIT भी पढ़ोगे, आप इसमें अल्जाइमर भी पढ़ोगे, आप इसमें पार्किंसन भी पढ़ोगे, आप इसमें हाइपरटेंशन भी पढ़ लोगे, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन अल्जाइमर में एक कैटेगरी यूज होती है M1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। उसमें ड्रग्स कौन कौन सी आएंगी, ड्रग्स तो मेरे को याद नहीं है अभी, एक ध्यान है बस, ऑक्सोट्रेमोरिन करके कुछ एक ड्रग है, ठीक है। सो इट कॉजेज अल्जाइमर की स्पेलिंग, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, अल्जाइमर्स की ऐसी होती है शायद, इट कॉजेज अल्जाइमर। अब इसमें आप क्या दोगे अल्जाइमर के ट्रीटमेंट में, ट्रीटमेंट क्या होगा अल्जाइमर का, M1 ट्रीटमेंट क्या होगा अल्जाइमर का, एगोनिस्ट, M1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। समझ आया? तो आप ऐसी ड्रग्स दोगे जो M1 रिसेप्टर का एगोनिस्ट हो, मतलब कि एसिटाइल कोलिन का लेवल कम हो गया तो अल्जाइमर हो गया हिप्पोकैम्पस में, तो आप ट्रीटमेंट क्या दोगे, M1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। एग्जांपल लिख लो इसका, एक ही ड्रग ध्यान है मेरे को अभी, ऑक्सोट्रेमोरिन, और देखूं मैं क्लासिफिकेशन में, एक सेकेंड, और भी कैटेगरी यूज करते हो, ये मैंने एक कैटेगरी बताई बस, मस्करेनिक एगोनिस्ट यूज करते हो। हाँ, आप वो भी तो यूज करते हो ना अल्जाइमर में, जिनको बायलोबा वगैरह, जो ये आपके नेचुरल चीजें हैं। अल्जाइमर, हाँ, ये कोग्निशन एनहांसर करके आपकी कैटेगरी है, ठीक है, कोग्निशन एनहांसर करके। कोलिनर्जिक एक्टिवेटर्स में रिवास्टिग्मीन दे रखा है, इसमें डोनेपेजिल दे रखा है, गैलेंटामीन दे रखा है, टैक्रिन दे रखा है। जो ये कैटेगरी अभी हमने ड्रग्स हमने पढ़ी है ना 4, गैलेंटामीन, तो यही यूज होती है, राइट। ऑक्सीट्रेमोरिन भी यूज होती है। इनको हम बोलते हैं, इन ड्रग्स को क्या बोलते हैं, जो हम एंटी अल्जाइमर ड्रग्स होंगी उनको हम बोलेंगे सेरेब्रो एक्टिव ड्रग्स, ठीक है, सेरेब्रो एक्टिव या कोग्निशन एनहांसर, कोग्निशन एनहांसर ड्रग्स। ज्यादा तो नहीं हो रहा, एनहांसर ड्रग्स, या फिर हम इनको और क्या बोलते हैं, सेरेब्रो एक्टिव ड्रग्स, सेरेब्रो एक्टिव ड्रग्स। समझ आ गया, सेरेब्रो एक्टिव ड्रग्स, ये चीज याद रखना, एंटी अल्जाइमर ड्रग्स हैं ये। या फिर एंटी डिमेंशिया ड्रग्स, जो भी बोल लो, एग्जांपल लिख लो इसमें आपकी, ये तीनों चारों ड्रग्स यूज होती हैं। एक ड्रग है ऑक्सोट्रेमोरिन, M1 एगोनिस्ट, ऑक्सोट्रेमोरिन, ये सेलेक्टिव M1 एगोनिस्ट है, ऑक्सोट्रेमोरिन, ठीक है, सेलेक्टिव। सिर्फ कहां पे बाइंड होगी, M1 रिसेप्टर पे, सेलेक्टिव M1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, ऑक्सोट्रेमोरिन। और एग्जांपल लिख लो जो आप यूज करोगे, रिवास्टिग्मीन, रिवाड़ी की लड़की, रिवास्टिग्मीन। रिवास्टिग्मीन वाटर सोल्यूबल है या लिपिड सोल्यूबल है, बताओ। रिवास्टिग्मीन इज वाटर सोल्यूबल और लिपिड सोल्यूबल, लिपिड सोल्यूबल। और जो लिपिड सोल्यूबल होगी वही ब्रेन में जा पाएगी, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी, इसलिए हमने यहाँ पे पायरिडोस्टिग्मीन और नियोस्टिग्मीन यूज नहीं किया। सो रिवास्टिग्मीन यूज किया, रिवाड़ी की लड़की,
राइट। रिवास्टिग्मीन, डोनेपेजिल, ये मैं अल्जाइमर की ड्रग्स बता रहा हूँ अब आपको, उस कैटेगरी में दी हुई है, खोल के देखना आप अपनी क्लासिफिकेशन की बुक। डोनेपेजिल, और ये ड्रग पार्किंसन में भी यूज होंगी। क्यों? क्योंकि हमें एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ाना होता है। ओ सॉरी, उल्टा बोल गया ना मैं। एंटी पार्किंसन ड्रग्स होंगी, सिर्फ टैक्रीन होगी वहां पे, क्योंकि हमें एसिटाइलकोलिन का लेवल क्या करना है वहां पे, कम करना है। कम करना है, बढ़ाना है। डोपामिन का लेवल हम बढ़ाते हैं, एसिटाइलकोलिन का लेवल कम करते हैं। एसिटाइलकोलिन का लेवल कम करेंगे, ठीक है। सो एंटी अल्जाइमर होगी, एंटी पार्किंसन नहीं होगी। सो डोनेपेजिल, गैलेंटामीन और आपकी टैक्रीन। अच्छा, एक गड़बड़ हो गई ना, टैक्रीन को वहां पे काट लेना, वो एंटी अल्जाइमर नहीं, एंटी पार्किंसन नहीं, एंटी अल्जाइमर होगा। हम एंटी अल्जाइमर में यूज करेंगे, पार्किंसन में हम एंटी कोलिनर्जिक्स यूज करते हैं। इसको ये गलत लिखा मैंने, ठीक है। एंटी अल्जाइमर ही है, पार्किंसन में एंटी कोलिनर्जिक्स यूज करते हैं, क्योंकि हम पार्किंसन में डोपामिन का लेवल बढ़ाते हैं और एसिटाइलकोलिन का लेवल कम करते हैं। समझ आया? पार्किंसन पढ़ा दिया ना सर ने। और यहाँ पे लिख लो टैक्रीन। तो ये कैटेगरी बता दी मैंने पूरी, एक जो आप यूज करते हो अल्जाइमर में, राइट। अब देखो, ये तो हो गया मेमोरी और लर्निंग का। सीएनएस में M1 रिसेप्टर, नेक्स्ट पेज पर कराता हूं मैं। ये क्लियर हुआ आपको? M1 रिसेप्टर, यस सर। हाँ, M1 रिसेप्टर सीएनएस में सब्सटेंशिया नाइग्रा में भी होता है। देखो वहां पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, एक सेकेंड। देखो, लर्निंग मेमोरी को कंट्रोल कर रहा है, कहाँ पे? हिप्पोकैम्पस में, राइट। लेकिन मोटर फंक्शन को, मूवमेंट को कंट्रोल कहाँ पे करेगा? कहाँ पे करेगा मोटर कंट्रोल को? मोटर फंक्शन को कौन सा हमारा ब्रेन का पार्ट कंट्रोल करता है? सब्सटेंशिया नाइग्रा, जो कि पार्किंसन के केस में मेन हमारा पार्ट है। सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पार्टा, जहां पे डोपामिन का लेवल कम हो जाता है और एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो मैं वही चीज बता रहा हूं। तो वहां पे एक साइड हमें एसिटाइलकोलिन चाहिए, एक साइड नहीं चाहिए। देखो, सीएनएस में एक आपका पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा। सब्सटेंशिया नाइग्रा पूरा नाम है पार्स कॉम्पार्टा। पार्स कॉम्पार्टा, ये पार्किंसन में पढ़ोगे आप अच्छे से, पार्किंसन डिजीज में, ठीक है। देखो क्या होता है, सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पार्टा में सबसे पहले लिखो, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटर कंट्रोल फंक्शनिंग, ठीक है। जो हम मूव कर पा रहे हैं, हमारे अपने कंट्रोल के हिसाब से मूव कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पार्टा। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटर कंट्रोल फंक्शन, ठीक है। अब है क्या, अगर एसिटाइलकोलिन का लेवल इधर बढ़ जाए, ठीक है, यहाँ पे भी M1 रिसेप्टर ही है, अगर एसिटाइलकोलिन का लेवल यहाँ पे इंक्रीज हो जाए इस पार्ट में, सब्सटेंशिया नाइग्रा कॉम्पार्टा में, इफ एसिटाइलकोलिन लेवल इंक्रीजेस, तो क्या हो जाएगी? पार्किंसन हो जाएगा। सो इट कॉजेज पार्किंसन डिसऑर्डर या डिसऑर्डर हो गया, पार्किंसन डिसऑर्डर। तो इसका ट्रीटमेंट क्या दोगे आप? ट्रीटमेंट क्या दोगे बताओ? एंटीकोलिनर्जिक्स।
जो हम अभी इससे अगली जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो एंटीकोलिनर्जिक्स है, ये कोलिनर्जिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें हम बाइपेरिडेन और अंटी ने बाई पर पेन लगा बेंजैक्सोल, ठीक है, बाइपेरिडेन बेंजैक्सोल ये वाली के ड्रग्स हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो एंटी पार्किंसन में सॉरी क्या लिख रहा हूँ, एंटीकोलिनर्जिक आप यूज करोगे, एंटीकोलिनर्जिक, राइट। ड्रग्स लिखनी है तो अभी लिख लो, नहीं तो मैं नेक्स्ट कैटेगरी हमें यही पढ़नी है, एक इसमें ड्रग्स आती है बाइपेरिडेन, बाइपेरिडेन बेंजैक्सोल, ठीक है, ये ड्रग यूज करेंगे, बेंजैक्सोल, क्लियर। सो आपका एसिटाइल कोलिन का लेवल कम होना चाहिए और डोपामिन का लेवल, एसिटाइल कोलिन का लेवल नॉर्मली बताओ ना, ये नॉर्मली आपका एसिटाइल कोलिन का लेवल कम होना चाहिए और डोपामिन का लेवल हाई होना चाहिए, तो आपको पार्किंसन से आप बचे रहोगे, मतलब आपके मोटर फंक्शन अच्छे से काम करेंगे। अगर ये लेवल बिगड़ा, एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ गया और डोपामिन का लेवल कम हो गया, तो आपको पार्किंसन हो जाएगी। अब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि भाई M1 रिसेप्टर यहाँ पे भी है, हिप्पोकैम्पस में भी, और M1 रिसेप्टर यहाँ पे भी है, तो एक जगह तो हमें एसिटाइल कोलिन का लेवल कम रखना है, ठीक है, और एक जगह हमें एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ाना है, समझ आया, लेकिन पार्ट अलग अलग है, क्लियर हुआ, बोलो। यस सर। ठीक है, अब आ जाओ आप GIT पे, तो आपको क्या याद रखना है, आप देखो CNS में अगर लर्निंग और मेमोरी को कंट्रोल करना है, ठीक है, तो आप एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ाओगे कहाँ पे, हिप्पोकैम्पस में, और अगर आपको मोटर कंट्रोल फंक्शन को कंट्रोल करना है, ठीक है, तो आपको एसिटाइल कोलिन का लेवल आप क्या करते हो, कम करते हो, कहाँ पे, सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पाटा में, राइट। और M1 रिसेप्टर आपका GIT में भी प्रेजेंट है। अब देखो GIT में कहाँ पे यूज करोगे, GIT में भी जब आप वो पढ़ते हो ना एंटासिड्स, वहां पे आप वहां पे आप एक सेकेंड, वहां पे आप कोलिनर्जिक ड्रग्स यूज करते हो, ठीक है। जब एंटासिड नहीं बोलोगे आप, रुको, जब हमें एसिड फॉर्मेशन करानी हो तो हम कोलिनर्जिक ड्रग्स यूज करते हैं, एंटी कोलिनर्जिक यूज करोगे एंटासिड्स में, समझ रहे हो क्या समझा रहा हूं। अब आ जाओ GIT पे, देखो अगर एसिटाइल कोलिन का लेवल GIT में बढ़ जाए, इफ एसिटाइल कोलिन लेवल इंक्रीजेस इन GIT, तो अब क्या होगा, आपका एसिड रिलीज होगा ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है, हमने पढ़ा है ना, अगर आपका एसिटाइल कोलिन M1 से ज्यादा बाइंड हो M1 रिसेप्टर से, तो आपका क्या होगा, सारी सिक्रीशंस बढ़ जाती है, चाहे वो एसिड सिक्रीशन हो, चाहे वो पैनक्रियाटिक जूस हो, आपके एंजाइम्स हो, पेरिस्टालिस मूवमेंट बढ़ जाती है, राइट। तो अब क्या होगा, एसिड फॉर्मेशन ज्यादा होगा, ठीक है, एसिड फॉर्मेशन ज्यादा होगा, रिलीज ज्यादा होगा एसिड का, राइट, एसिड रिलीज ज्यादा होगा। तो अब मेरे को ये बताओ, ठीक है, और हिस्टामिन भी रोल प्ले करता है, याद रखना, एसिड रिलीज में हिस्टामिन भी रोल प्ले करता है। अगर हिस्टामिन का लेवल भी बढ़ जाए, अगर हिस्टामिन का लेवल बढ़ जाए, एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाए, तो एसिड फॉर्मेशन ज्यादा होता है और एसिड रिलीज भी ज्यादा होता है, राइट। सो हम वहां पे रिसेप्टर याद रखना, ये H2 रिसेप्टर होते हैं हिस्टामिन के यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, मस्कारिनिक के M1 रिसेप्टर्स हैं, राइट। सो हम कहाँ पे अवॉइड करेंगे M1 रिसेप्टर को, मतलब कोलिनर्जिक ड्रग्स हम कहाँ पे नहीं देंगे, किस केस में नहीं देंगे, अगर एसिड रिलीज ज्यादा हो रहा है, तो ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जहाँ पे हम एसिड रिलीज नहीं चाहते हैं, सर पेप्टिक अल्सर में। तो याद रखना, इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन
ड्यूडोनल या जितने भी टाइप के अल्सर होते हैं आपके, पैप्टिक अल्सर, ड्यूडोनल अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है। सो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन अल्सर्स इन जीआईटी। जीआईटी में जितने भी अल्सर होते हैं, चाहे वो पैप्टिक हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, मतलब कोलोन में अल्सर हो जाए, या फिर आपके इंटेस्टाइनल अल्सर हो, स्टमक में अल्सर हो जाए, इसोफेगल अल्सर हो, वहां पे हम कोलिनर्जिक ड्रग्स को अवॉइड करेंगे, मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन अल्सर। कौन? कोलिनर्जिक ड्रग्स। समझ आया? कोलिनर्जिक ड्रग्स को हम अवॉइड करेंगे। देंगे कब? अगर हमें हमारी बॉडी में एसिड फॉर्मेशन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तब आप क्या करोगे? ये ड्रग्स दोगे, ठीक है, कोलिनर्जिक ड्रग्स। समझ आ रहा है? चलो ये मैं थोड़ा ज्यादा उसमें लेके जा रहा हूं, अब आप डायरेक्ट याद करो बस। समझ आ गया? सिंपल आपको याद करना है कि हाँ ये याद रखना है हमको। देखो, ऑटोनोमिक गैंग्लिया पे भी ये प्रेजेंट होता है, वहां पे क्या कॉज कराता है? डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मैंने बताया आपके क्या होते हैं? ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल। सो गैंग्लियन पे M1 रिसेप्टर होता है, ठीक है, जैसे निकोटिनिक रिसेप्टर पड़ा, ऐसा आपका गैंग्लियन पे, ऑटोनोमिक गैंग्लियन पे भी होता है, लेकिन सारी जगह नहीं होता। एक्साइटेटरी पोटेंशियल, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। अच्छा, पोस्ट साइनेप्टिकली बात हो रही है ना ये, ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिकली बात हो रही है। पोस्ट साइनेप्टिक का मतलब ऑर्गन्स ही हो गए आपके, मतलब गैंग्लियन भी आता है और ऑर्गन्स भी आते हैं, तो ऑर्गन्स पे बात हो गई, राइट। फिर मेन आपको याद रखना है CNS और GIT। देखो, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, मतलब हिस्टामिन का रिलीज हुआ और आपका एसिटाइलकोलिन का रिलीज ज्यादा हुआ, तो एसिड सिक्रीशन ज्यादा होगा, जो मैंने अभी बताया है, ठीक है। मतलब आपका जो एसिटाइलकोलिन होता है ना, अगर वो आपके M1 रिसेप्टर में GIT पे ज्यादा बाइंड हो रहा है, अगर आपका एसिटाइलकोलिन M1 रिसेप्टर पे ज्यादा बाइंड हो रहा है ना GIT पे, तो वो हिस्टामिन के रिलीज को भी बढ़ाता है। जब हम GIT पढ़ेंगे, डायरिया और वो पैप्टिक अल्सर पढ़ेंगे, उसमें बताऊंगा मैं कि कैसे एक दूसरे को ये कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ा तो मस्करिनिक रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, जो कि हिस्टामिन के रिलीज को बढ़ाता है। समझ आया? तो हिस्टामिन का रिलीज भी बढ़ता है, किससे? एसिटाइलकोलिन से, राइट, या M1 रिसेप्टर पे बाइंड होने से। सो हिस्टामिन का रिलीज बढ़ा, हिस्टामिन का रिलीज बढ़ा तो एसिड सिक्रीशन बढ़ा, राइट। और आपका सलाइवरी सिक्रीशन भी यही कंट्रोल करता है, M1 रिसेप्टर, ठीक है, ये भी कंट्रोल करता है। और आपका ईसोफेगस स्पिंटर जो है ना, ईसोफेगस में, मतलब कि आपका जो खाना है वो वापस रिफ्लक्स नहीं हो पाता, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाता है, वहां पे रिलैक्स हो जाता है, जिसके वजह से आपको आपका क्या होता है, स्टमक में खाना रहता है, वो रिफ्लक्स नहीं मारता, बैक नहीं मारता, राइट। तो ये सारे काम है छोटे से। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे है कुछ, इसका नहीं है, इसका कुछ नहीं है, ठीक है। इसके देखो, अब वो देखो, सारे क्या है? G प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, GPCR। 7 TM लिखा है यहाँ पे, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर बोलते हैं, फिर 7 पास रिसेप्टर भी बोलते हैं, ठीक है। एगोनिस्ट क्या है? ऑक्सोट्रेमोरिन लिखवाया मैंने अभी वहां पे, इसको याद मत करना, MCN3/4, ये केमिकल वो है, फॉर्मूला टाइप है, मतलब अभी अंडर रिसर्च है। देखो ये लिखवाया ना मैंने, ऑक्सोट्रेमोरिन, ये रहा अल्जाइमर में ऑक्सोट्रेमोरिन, ठीक है। सो एगोनिस्ट आपको याद होना चाहिए। सेलेक्टिव एगोनिस्ट क्या है? सेलेक्टिव की बात हो रहे हैं। सेलेक्टिव मतलब जो सिर्फ एक ही रिसेप्टर से बाइंड हो। नॉन सेलेक्टिव क्या होते हैं? जो मल्टीपल रिसेप्टर से बाइंड होते हैं। जैसे कि नॉन सेलेक्टिव क्या होगा आपका? नॉन सेलेक्टिव क्या होगा? एग्जाम्पल, जो M1 से भी बाइंड हो, M2 से भी, M3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, या फिर एक से ज्यादा। एसिटाइलकोलिन। हाँ, खुद एसिटाइलकोलिन। और एक आपका मैंने अभी बताया BMC कार्बागोल, निकोटिनिक और मस्करिनिक रिसेप्टर पे बाइंड होता है सब पे, ठीक है।
तो एगोनिस्ट आपका क्या है, ऑक्सोट्रेमोरिन। एंटागोनिस्ट हम कब पढ़ेंगे, जब हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ेंगे, उसमें आएंगे पेरेंजेपिन, टैलेंजेपिन, ठीक है। ये एंटीकोलिनर्जिक्स ही तो हो गए भाई, जो ब्लॉक कर रहे हैं, तो ये अभी हमें पढ़ने हैं, तो इनको अभी छोड़ दो। स्पेसिफिक याद रखनी है तो वो याद कर लो। M1 सेलेक्टिव कौन से हैं, पेरेंजेपिन, टैलेंजेपिन, ठीक है। और M2 पहले देखो, M2 कहाँ पे है, हार्ट पे है। पहले पेट भर खाओ फिर दिल लगाओ। यहाँ पे हार्ट में ये किसको कंट्रोल करता है, ट्रेमर को, मतलब एपिलेप्सी को कंट्रोल करता है। अगर एसिटाइल कोलिन M2 रिसेप्टर में CNS पे ज्यादा बाइंड होने लग जाए तो क्या आते हैं, ट्रेमर्स आते हैं, एपिलेप्सी। तो हम क्या यूज करेंगे एपिलेप्सी में, M2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। समझ आ गया, एनाल्जेसिया, ठीक है, मतलब कि एनाल्जेशिया भी कोज करेगा, मतलब पेन रिलीफ, राइट। अब हार्ट में देखो सारी एक्टिविटी बढ़ेगी। अच्छा, इसको हम बोल रहे हैं वैगल ब्रेडिकार्डिया। समझ आया, मतलब कि अगर आपका एसिटाइलकोलिन ज्यादा रिलीज हो रहा है, मतलब आपकी वेगस नर्व स्टिमुलेट हो रही है, और वेगस नर्व स्टिमुलेट हो रही है तो ब्रेडिकार्डिया होगा, मतलब हार्ट रेट कम हो रही है, इसलिए हम इसको वैगल ब्रेडिकार्डिया भी बोलते हैं, M2 रिसेप्टर को। अच्छा, हार्ट रेट डिक्रीज होगी। अब हार्ट की सारी फंक्शनिंग डिक्रीज होगी, देखना। हार्ट में ऐसे नोड है, ठीक है, साइनोएट्रियल नोड, हाइपरपोलराइजेशन होगा, डिक्रीज रेट ऑफ इम्पल्स जनरेट। आपको पता है ना, ऐसे नोड, एवी नोड, फिर आपका परकंजी फाइबर्स, ठीक है। यहाँ ऐसे नोड से आपकी इम्पल्स जनरेट होती है, सबको पता है ये। हार्ट में ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना हार्ट, सो जो इम्पल्स होती है वो ऐसे नोड से जनरेट होती है, इम्पल्स जनरेटर है आपका। सो हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा वहां पे, और हाइपर पोलराइजेशन होने से आपकी जो इम्पल्स जनरेशन है कि रेट है, रेट की बात हो रही है, वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एबी नोड में भी वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन डिक्रीज हो जाएगी, सब डिक्रीज होना है। आर्ट्रियम और वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, शॉर्टनिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, एपीडी। एट्रियम में कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। और M2 रिसेप्टर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन भी कराता है ये, ठीक है। ये नीचे यही लिखा है, ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर हुआ, बोलो। यस सर। ये तो बात हो गई पोस्ट साइनेप्टिक की, हार्ट पे है। अब ये प्री साइनेप्टिक भी प्रेजेंट होता है, ये देखो, कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग, मतलब कि प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट है। और प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट है, और अगर वो एक्टिवेट हो गया M2 रिसेप्टर, तो सारा एसिटाइलकोलिन पीछे भाग जाएगा, ऊपर भाग जाएगा, प्री साइनेप्टिकली भाग जाएगा, तो एसिटाइलकोलिन का रिलीज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। समझ आया, डिक्रीज एसिटाइलकोलिन रिलीज बिकॉज प्री साइनेप्टिकली भी प्रेजेंट है, ठीक है। सो हार्ट में सारी जितनी भी चीजें फंक्शनिंग है हार्ट की, चाहे वो एवी नोड की बात करो, एसए नोड की बात करो, आर्ट्रियम की, वेंट्रिकल की, सब डिक्रीज हो रही है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज, कंडक्शन डिक्रीज, वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन, रेट ऑफ इम्पल्स जनरेशन, सब डिक्रीज हो रहा है। अब आ जाओ M3 पे, ये सारी जगह यहाँ पे सब क्या होना है, इंक्रीज होना है। आइरिस, ठीक है, आईज में देखो, पिपल की क्या होनी है, कॉन्स्ट्रिक्शन होनी है, राइट। मायोटिक इफेक्ट आएगा, क्लियर। कहाँ पे यूज करेंगे, ग्लूकोमा में। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं आपके, लैक्रिमल, मतलब डक्ट, विद डक्ट। एक्सोक्राइन क्या होते हैं, विद डक्ट, जिसमें डक्ट होती है, जैसे सबकी सिक्रीशन बढ़ेगी। पैन गैस्ट्रिक में क्या हो गया आपका, HCl कहाँ से रिलीज होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड ही तो होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। समझ आ गया, एक्सोक्राइन, सॉरी एंडोक्राइन कह रहा हूँ, एक्सोक्राइन ग्लैंड ही तो होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड, आपकी पैनक्रिएटिक डक्ट, बाइल डक्ट, वहां से बाइल जूस होगा, रिलीज होगा, वहां से पैनक्रिएटिक जूस रिलीज होगा, राइट। स्वेट डक्ट हो गई आपकी, स्वेट ग्लैंड हो गई, वहां से स्वेट रिलीज होगा। ब्रोंकियल से म्यूकस रिलीज होगा,
ठीक है, म्यूकस भी रिलीज होगा ब्रोंकस में, गैस्ट्रिक में भी म्यूकस रिलीज होगा, लैक्रिमल में टीयर रिलीज होगा, सलाइवा से सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज होगा। तो ये सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन सब बढ़ जाएंगे, राइट। ब्रोंकस में ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अस्थमा, बताया मैंने। अस्थमा का अटैक रात को आता है और आप रात को कोलिनर्जिक ड्रग्स खा के सोए हो तो हायर चांसेस है कि आपको अटैक आ जाए। जिनको अस्थमा है उनकी बात हो रही है, ठीक है। फिर ये स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्मूथ मसल मतलब लंग्स, जितनी भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं स्मूथ मसल्स में। विसरल का मतलब होता है सॉफ्ट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। स्मूथ मसल्स मैंने बताई थी कहाँ कहाँ होती हैं, आपके ब्लड वेसल्स में भी स्मूथ मसल्स होती हैं, ठीक है। वैस्कुलर एंडोथेलियम, ब्लड वेसल, और आपके आई से इंटेस्टाइन मतलब पूरा जीआईटी, एल से लंग्स हो गए मतलब ब्रोंकस, आईज में नहीं होती भाई स्मूथ मसल, ठीक है। सिलेरी मसल्स है ना, वो स्मूथ मसल्स है जो पीछे सिलेरी मसल्स है। उसके बाद आपका जीआईटी, ब्लैडर, जेनिटेलिया, वैस्कुलर एंडोथेलियम, सारी जगह स्मूथ मसल है, सारी जगह कॉन्ट्रैक्शन होगी, राइट, सारी जगह कॉन्ट्रैक्शन होगी। लेकिन याद रखना जो वैस्कुलर एंडोथेलियम होता है, जो वैस्कुलर एंडोथेलियम है, एक सेकेंड, हाँ, जो वैस्कुलर एंडोथेलियम है वहां से नाइट्रिक ब्लड वेसल्स में से वहां से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा, और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसको हम बोलते हैं एंडोथेलियम डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर, और ये डायलेशन कराएगा। सारे स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे लेकिन ब्लड वेसल्स डायलेट होगी, ठीक है। ये स्टार लगा लेना इस पे, इस पॉइंट पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एक्सेप्शन हो गई ना भाई, जितनी स्मूथ मसल्स हैं वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, लेकिन आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो रिलैक्स ही रहेंगी। क्यों? क्योंकि वहां पे जैसे ही एसिटाइल कोलिन M3 रिसेप्टर पे ब्लड वेसल्स पे वो करता है, बाइंड करता है, तो आपकी जो ब्लड वेसल होती है वहां से क्या रिलीज होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, और नाइट्रिक ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, EDRF, एंडोथेलियम डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर, और ये क्या कराता है, वैसोडाइलेशन, ब्लड वेसल डायलेशन। सो ब्लड में मेन रोल होता है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड का, ठीक है। और नाइट्रिक ऑक्साइड एज अ को ट्रांसमीटर भी यूज होता है एसिटाइल कोलिन के साथ में। तो स्लग बैम वाले ही आ गया ये। एल से एस से क्या होगा, स्वेटिंग, सलाइवा, वो सलाइवरी सिक्रीशन, स्वेटिंग। एल से क्या हो गया, लैक्रिमल सिक्रीशन, ठीक है। क्लियर हो गया, इजी है। जो मैंने पहले बताया स्लग बैम वही है सब कुछ, बस अब आपको स्पेसिफिक देखना है, M1 का है, M2 का है, M3 का है। बोलो। यस सर। अब देखो हमने जो फर्स्ट वाली ट्रिक पढ़ी थी, डैड ने क्या बोला, बैचलर्स और MCA कर लो, तो बी क्या था, मिथेन कोल, और वो क्या है, M3 एगोनिस्ट, और मिथाकोलिन क्या है, BMCA, मतलब MCA का M मिथाकोलिन, M2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट। अगर किसी की हार्ट रेट बहुत ज्यादा हो रही हो आप उसको मिथाकोलिन दे दो तो उसकी हार्ट की सारी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएंगी। समझ आ गया? क्लियर है? यस सर। ये हम उसमें पढ़ेंगे एंटीकोलिनर्जिक में, पेरेंजेपिन, टालेंजेपिन, M1 सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट है।